हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे होंगे ना, और उन्होंने मेजर के रूप में या एमआईसी या एमडीसी के रूप में अपने इतिहास पेपर को लिया है। कभी भी आप दे रहे हैं एग्जाम और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के आप बच्चे हैं, तो आपको पढ़ना जो है ना, यूनिट 1 के अंतर्गत आप देखिएगा। पहला वीडियो हमने बनाया हुआ था सर्वे ऑफ सोर्सेस, यानी स्रोत का सर्वेक्षण के बारे में आपको बताए थे। और दूसरा ये वीडियो है, इसमें आपको बताएंगे कि भारत का कौन कौन सा नाम है। यानी कि आप देखिएगा यूनिट 1 में आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। एक सर्वे ऑफ सोर्सेस, दूसरा इटर्निटी ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ भारत, यानी कि भारत के पर्याय की शाश्वतता, यानी उसको बोलते हैं ना कि भारत के कौन कौन से नाम है, उसको पढ़ना होगा। और तीसरा भारत भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी भारत की अवधारणा क्या है, उसको पढ़ना होता है। ठीक है। और चौथा आपको पढ़ना है द ग्लोरी ऑफ ये लिटरेचर, यानी कि वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, ये सबको डिटेल थोड़ा पढ़ना होगा वहाँ। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग ग्लोरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको 2 टॉपिक आपको एकदम बढ़िया से क्वेश्चन वाइज फॉर्म में बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको लिखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी यहाँ पे बताएंगे, और यही तरीका आपको अपने एग्जाम लिखने में अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चूंकि देखिए बच्चों, एक बात हम बता देते हैं, आप भले नए हैं, लेकिन हम जो प्रीवियस यानी कि आपसे जो सीनियर है ना, उनको भी हम पढ़ाए हैं और आपको भी पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है वह भी हम देखे हैं, और हमको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे जैसे कवर अप होता जाएगा, वैसे वैसे आपको बता देंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछता है, किस तरह पूछा है, और सब क्वेश्चन हम करा भी दिए हैं, उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। कि पहला देखिए क्वेश्चन आपसे है यूनिट 1 के अंतर्गत। आपसे पूछेगा भारत के विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए, यानी कि भारत का कौन कौन नाम है। यानी इसी को बोलते हैं इटर्निटी ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ भारतवर्ष। यानी कि भारत का जो है ना, आपसे यही पूछेगा कि भारत के कौन कौन नाम है, उनके बारे में आपको बताना है इसमें। ठीक है। पहला क्वेश्चन में तो देखिए, भारत के बहुत से नाम प्राचीन काल से ही हैं, ऐसा नहीं कि आज से। यानी शुरू से ही भारत को कई एक नाम से जाना जाता है, जो कि आप सुने होंगे। कहीं पे आपने सुना होगा भारत, कोई इंडिया बोलता है भारत कोई। फिर आप देखिएगा आर्यावर्त इसको बोला जाता है, इसको जम्मू द्वीप बोला जाता है। फिर आप देखिएगा भारत को ही आप देखेंगे, ग्रीक लोग जो थे ना वो इंडिया बोलते थे। ये सभी जो नाम है, तो ये भारत के ही है। यानी कि सीधा मतलब ये समझिए बाबू कि एक कोई आदमी है, उसका क्या गो नाम होता है, बहुत तरह का नाम होता है। कोई घर में उसको चिंटू पिंटू कहता होगा, घर के बाहर उसको हो सकता है कुछ और नाम से जाना जाता होगा। ठीक वैसे ही भारत का भी बहुत नाम है। ठीक है। तो एक एक करके उन नामों को याद रखिएगा, और कहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि कहाँ कहाँ पे उन नामों का चर्चा है ना, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, पहले हमारे देश भारत का नाम जो है ना, हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू मान्यता में ये बोला गया है, पौरव वंश के जो एक राजा थे, ठीक है, भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। यानी कि हिंदू मान्यता में एक बात की मान्यता है कि पौरव वंश के एक राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक। और इसी में जानते हैं भारतवर्ष बोला गया क्यों भाई, आपसे यही पूछेगा कि भारतवर्ष हमारे देश का नाम क्यों पड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है, पौरव वंश के एक राजा थे कौन, भरत, उन्हीं के नाम पर ये हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और यहाँ के रहने वाले लोगों को भारत के संतान कहा गया। ठीक है, इसी में। ठीक है। तो पहली बात है ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, जैन मान्यता, यानी कि जैन धर्म आपको पढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आगे चल के। तो जैन धर्म में एक मान्यता है ना, जैन धर्म में जो भी तीर्थंकर होते थे ना, उसको क्या बोला जाता था जानते हैं? जैन धर्म के जितने तीर्थंकर हुए, उनको मतलब जितने भी उसके मतलब प्रचारक हुए, उनको तीर्थंकर बोला जाता था। उसी में पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ठीक है। और उन्हीं का बेटा था कौन जानते हैं, भरत। और इसी में बोला जाता है कि वही जो भरत है ना, ऋषभ देव का बेटा, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैन मान्यता के अनुसार जि जिस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है ना, वो जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उन्हीं के पुत्र थे भरत। ठीक है। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। ठीक। तो ये जैन धर्म वाले मानते हैं। ठीक है। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेद में सबसे पहले एगो भरत नाम के राजा का उल्लेख हुआ है, और कहा जाता है कि उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आप समझ गए कि भारत हमारे देश का नाम क्यों पड़ा। तो पहला बात ये याद रखिएगा कि पौरव वंश का कोई राजा था, जो कि भरत था, उसी के नाम पर हमारे देश के नाम को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। और बाद में यहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं ना, उनको भारत के संतान कहा जाने लगा। ठीक है।
जैन धर्म के अनुसार दूसरा बात ये ध्यान में रखना है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उन्हीं का बेटा का नाम था भरत, और वही भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भी भारत माना जाता है कि पड़ा है, ठीक है। और तीसरा बात ये ध्यान में रखना कि ऋग्वेद में वो जो राजा है भरत नाम करके एक राजा का उल्लेख हुआ है, और उसी के नाम पर कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये 3 बातें याद रखनी है। अगला पॉइंट याद रखिए, अशोक के अभिलेख यानी कि मौर्य वंश का शासक है अशोक, जो कि धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, बस नाम याद रखिए कि अशोक जो है मौर्य वंश का शासक होता है। उसके बहुत अभिलेख मतलब उसके द्वारा पारित किए गए यानी कि लिखवाए गए थे, ठीक है। अभिलेख वो होता है ना बच्चों, जो कि किसी भी मतलब कि आप देखिएगा मिट्टी पर या लकड़ी पर लिखा जाता है, या फिर कोई भी धातु पर लिखा जाता है, जैसे तांबा हो, टीन हो, या फिर कांसा हो, कुछ भी पर लिखा जो जाता है ना, उसी को अभिलेख बोला जाता है, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख में ना हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप बोला गया है, ठीक है। और पुराण में भी, पुराण जो ग्रंथ आपको पढ़ाए थे ना, उसमें भी जानते हैं हमारे देश का नाम क्या बताया गया है, तो वो जम्बू द्वीप बताया गया है। अब देखिए जम्बू द्वीप क्यों बोला गया, ये भी आपसे सवाल होना चाहिए ना कि आखिर जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम क्यों पड़ा। तो देखिए उस समय ये मान्यता थी कि हमारे देश में ना बहुत ज्यादा जामुन का वृक्ष होता था, ठीक है। जामुन वृक्ष बहुत होने के कारण, जामुन एगो देखिए काला जैसा फल होता है, उसको जो हम लोग खाते भी हैं, जानते भी होंगे आप, तो वही जामुन वृक्ष के ही बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ गया, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ पे उल्लेख है, तो अशोक और अशोक के अभिलेख और पुराण में इसकी चर्चा है, ठीक है। पुराणों में भी हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप है, इसको भी रट लीजिएगा, ठीक। अब देखिए भारतवर्ष जो शब्द है, भारत के लिए हम लोग भारतवर्ष भी बोलते हैं ना, इस शब्द का यूज कब पहली बार हुआ, तो इस शब्द का यूज बाबू सबसे पहली बार जो है ना, वो देखिएगा आप जब पढ़ेंगे आप अच्छे से, आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। एगो अभिलेख है, एगो राजा था खारवेल, उसका नाम क्या है, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। उसी में हमारे देश का नाम भारतवर्ष बताया गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहली बार मिलता है। भारतवर्ष का अर्थ होता है भरतों का देश, यानी रहने वाला जो यहाँ का लोग है ना, उसको भरत बोला गया, ठीक है। और भरतों के ही देश को क्या बोला गया, भारतवर्ष, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। यानी आर्यावर्त बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, उसको भी ध्यान में रखना। जम्मू द्वीप अगर बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसको भी ध्यान में। भारत क्यों बोला गया वह भी आपको बता दिए। भारतवर्ष क्यों बोला जाता है, तो वो भरतों के देश यानी यहाँ रहने वाले लोगों का देश है, इसीलिए इसको भारतवर्ष बोला गया, ठीक है। अब देखिए हिंदुस्तान शब्द का पहली बार चर्चा ईरानियों के द्वारा किया गया, यानी हमारे देश का नाम हिंदुस्तान जो पड़ा है ना, वो ईरानियों के द्वारा बोला गया है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित जो उल्लेख हुआ है, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में की गई है। यानी कि कोई पहला आपसे पूछेगा कौन किताब था जिसमें हमारे देश का नाम भारत उल्लेखित है, यानी कि उसमें बताया गया कि हमारे देश का नाम भारत है, वो पहला किताब कौन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इसको भी याद कर लीजिएगा बच्चों, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। यूनानियों ने, यूनानी जो लोग थे ना, हमारे देश को क्या बोले, वो इंडिया बोले उन्होंने, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। जब आप आंसर लिखिएगा ना कि हमारे देश का कौन कौन नाम है ये सब में, तो आप इस मैप को जरूर बनाइएगा जो अभी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि भारत के विभिन्न नाम आप लिख दीजिएगा, और इसी तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। पहला भारत, उसके बाद आर्यावर्त, उसके बाद इंडिया, उसके बाद जम्मू द्वीप, उसके बाद भारतवर्ष, उसके बाद हिंदुस्तान। ये हमारे देश के बहुत से नाम हैं, और ये हमारे साहित्य में भी इसके बारे में चर्चा मिलता है। और इसको इसी तरह आप लिखिएगा, और बाकी जो अभी हम कंसेप्ट बता रहे हैं उसको तो लिखते जाना है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक और फैक्ट आपको बता दें, भारत पर सबसे पहले आर्यों का आक्रमण हुआ, यानी आर्य लोग जो थे ना, वैदिक सभ्यता जो जिनके नाम पे पढ़ा है, जिसमें आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ते हैं ना, वही आर्यों का ही तो है वो ग्रंथ, ठीक है। तो आर्य लोग जब भारत पे आए ना बाबू, तो भारत में जब आए तो वो यहाँ पे रहने लगे, बस गए यहाँ पे, ठीक है। और उन्हीं के संतान एक तरह से कहिए तो हम लोग भी हैं, ठीक है। तो वही आर्य जो थे ना, उन्हीं के द्वारा जो सभ्यता उभरी ना, उसी को बोला गया आर्यावर्त, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आर्य लोग जो जिस देश में रहे, यानी हमारे देश में आके बस गए, यहीं पे रह गए, यहीं पे यहाँ की संस्कृति को अपना लिए, इसीलिए हमारे देश का नाम भी आर्यावर्त पड़ गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष भी लिखना होगा, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप लिखे और उसका निष्कर्ष नहीं लिखिएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। आपको हर एक क्वेश्चन का निष्कर्ष भी लिखना होगा। तो निष्कर्ष में क्या लिखिएगा, तो लिखिए उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश के कई नाम हैं, जैसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। इन विभिन्न नामों से हमारे देश को
प्राचीन काल से ही जाना जाता था। यानी कि आप सीधा बता दिए कि देखिए हमारे देश का नाम आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये सभी है। और ये ऐसा नहीं है कि आज इसको जानते हैं, बल्कि ये प्राचीन काल से ही हमारे नाम रहे हैं, ठीक है, हमारे देश का नाम। तो इतना आपको लिखना होगा एक क्वेश्चन का आंसर। यानी कि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा भारत के विभिन्न नामों का उल्लेख करें, तो ये जो अभी जितना हम बताए ना यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको पूरा लिखना है, ठीक है। इसका पीडीएफ हम दे देंगे एकदम, एक तरह से कहिए तो एकदम बढ़िया से सीक्वेंस वे में इसको सजा के आपको दे देंगे, ठीक है। आप फ्री में ले सकते हैं इसको। कहाँ पे? तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया, वहां से ज्वाइन कीजिए, या नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, वहां पे टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, आप उसको भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लिखिएगा सर टेलीग्राम का लिंक, तो वहां पे हम डाल देंगे टेलीग्राम का लिंक, और वहां पे आप फ्री में ये सब सारा पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, और ना ही आप कहीं पैसा दे के पढ़िए। हम सीधा बोलते हैं कि आपको फ्री में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सा ऑप्शन जो है ना फ्री में अवेलेबल है। आप क्यों किसी को पैसा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको बताते हुए चलो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि की विवेचना करें। यानी कि भारत जो है ना, इसका भौगोलिक स्थिति कैसा है, यानी इसको इस तरह देखिए। अब अभी आपको मैप दिखाते हैं, और ये मैप आपको बनाना भी है। ये हमारा देश भारत है, जो कि आपको दिख रहा होगा एकदम बढ़िया से। नहीं दिख रहा होगा तो एक और मैप दिखा देते हैं आपको। देखिए बाबू, ये भी मैप आपका क्या है? भारत है। देखिए यहाँ पे यह भी आपका भारत है। तो अब देखिए, आप जब भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको बाबू लिखिएगा कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना, तो आपको हाथ से ही मैप बनाना है। अब आप हाथ से नहीं बनाइएगा, तो अगर आपको हम अभी यहाँ पे प्रिंटेड मैप दिखा देते ना, एकदम डिजिटल मैप हम दिखा देते, लेकिन आप उसको नहीं बना पाते, इसीलिए हम इसको बना के दिखाएं। चूंकि आप इस तरह का मैप आप तैयार कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हम बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है भारत का मैप, ये हमारा सुंदर प्यारा हमारा देश भारत है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीज आपको फैक्ट बताएंगे, यहाँ पे रटने वाला चीज है, ठीक है, उसको रटिएगा। तो देखिए सबसे पहली बात, देखिए हमारा जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है ना, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी हमारा क्षेत्र कितना है, यानी हमारे देश का क्षेत्र कितना है बोलेगा आपका, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के जो है ना बहुत से पड़ोसी देश भी हैं, आप जानते होंगे। जैसे कि देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, चीन हमारा है, फिर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और फिर नीचे में देखिएगा कौन है? श्रीलंका है। ये सब हमारा पड़ोसी देश भी है। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि भारत में कर्क रेखा गुजरती है, तो बिल्कुल भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कहाँ से भाई? एकदम बीचों बीच इसी तरह से, ठीक है। और ये 8 राज्य से होकर गुजरती है भारत में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए आपको रटना नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। कहाँ से भाई? तो इसमें आपको पता होना चाहिए, गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी जगह से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा। बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कर्क रेखा गुजरती है नहीं होती है, हम आपको बताते चलेंगे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए भारत का जो है बाउंड्री भी है, जैसे उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये नाम आपको याद रखना होगा कि उत्तर में क्या है। तो भारत के उत्तर में देखिए इंदिरा कौल इसको बोलते हैं, ठीक है, और दक्षिण को कन्याकुमारी बोलते हैं, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में। इंदिरा कौल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद देखिए गोरमुता जो है ना, ये इसका जो है पश्चिमी भाग है, जो कि गुजरात में है, गोरमुता, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए किविथु जो असम में पड़ता है, जो कि आपका कौन है? तो ये पूर्वी भाग है भारत का, ठीक है। यानी कि अंतिम जगह जो है ना भारत का एकदम छोर पर किविथु नामक जगह है। उसी तरह आप देखिए पश्चिम में कौन है? गोरमोता नामक एक वो जगह है, जो कि एकदम अंतिम है, ठीक है। उसी तरह इंदिरा कौल आपके जो है उत्तर में है, यानी भारत का उत्तरी सीमा कहाँ पे है? इंदिरा कौल है अंतिम, और दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी। ये याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरब में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि अभी हम बता भी दिए। पूरब में एक बार फिर ध्यान में रखिए किविथु है, जो असम में है। उसके बाद उत्तर में क्या है? इंदिरा कौल है, दक्षिण में कन्याकुमारी, और पश्चिम में गोरमुता है, ठीक है, जो कि गुजरात में है। इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका अब जो मेन चीज है ना, अब उसको हम बताते हुए चलते, लिखा हुआ जो भी है। तो हमारे देश का नाम जो है, अब इसको देखते हुए चलिए, और हमारे देश को क्या क्या मतलब इसकी विशेषता है उसको भी देखिएगा, ठीक है। हमारे देश भारत, जो हमारा देश है, एक विशाल देश है, ठीक है। पहली बात, यहाँ की भूमि, पर्यावरण, प्रकृति संपदा मानव जीवन के लिए पूर्णतः अनुकूल है। यानी कि भारत का जो जीवन है ना,
मतलब भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ इसलिए रह सकता है ना, क्योंकि यहाँ रहने योग्य जगह है, जमीन है, तब तो हम लोग रह पाते हैं। और मान लीजिए हमारे यहाँ रहने के लिए पूरा जगह है, लेकिन वहाँ पे खेती नहीं कर पाते हम लोग, तो क्या यहाँ पे रह पाते? बिल्कुल नहीं रह पाते। इसीलिए हमारे पास रहने के लिए इसलिए ये अच्छा है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खेती कर पाते हैं, यहाँ हम लोग अनाज उपजा पाते हैं, तभी तो हम उसको खाते पीते हैं और रह पाते हैं, ठीक है? तो ये हमारी सबसे अच्छी विशेषता है हमारे देश की। भारत में, हमारे देश में जो है वो देखिए पर्वत है, जो कि आपको बताएंगे हिमालय पर्वत है, फिर पठार दक्षिण में है, आपको वह भी बताएंगे। फिर देखिए झरना है, नदी गंगा नदी, ये सब का नाम तो आप सुने ही होंगे। झरना में भी आप बहुत सारी झरनाओं के बारे में सुने होंगे, जैसे बिहार में देखिए ककोलत झरना है, उसी तरह बहुत से झरनाएं हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है आपको। और उसके बाद यह विशाल जो देश है हमारा ना, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है? यानी कि इसका क्षेत्रफल इतना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितना राज्य आपसे पूछेगा? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसको याद करने का एक ट्रिक तो आप जानते होंगे, सुने होंगे आपने। क्या? इसका ट्रिक यही है, मित्र पर गमछा झार, अगर इस तरह याद रखिएगा तो ये याद हो जाएगा। जैसे मित्र, म से हो गया आपका क्या? मिजोरम हो गया, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से आप लिख लीजिए क्या है? पश्चिम बंगाल, और र से आपका राजस्थान, ये लिख लीजिएगा आप। ग से आपका हो गया गुजरात, ठीक है? म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, ये आप लिख भी सकते हैं। यही 8 राज्य थे, जैसे एगो यहाँ पे पश्चिम बंगाल लिख लीजिएगा और एक राजस्थान। बाकी जो अभी लिखे हैं इतना आपको ध्यान में रखना है कि इसी से होकर हमारा जो है कौन? तो कर्क रेखा गुजरता है 8 राज्यों से, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब देखिए इसका मैप अभी आपको हम दिखाए कि यही मैप आपको बाबू यहाँ इसके बाद तुरंत बना दीजिएगा, ठीक है? इतना लिखने के बाद ये मैप बना दीजिएगा, तो टीचर को जो आपके एग्जाम का कॉपी चेक करेंगे ना, वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है? मैप अगर कोई बना के बच्चा लिखता है ना, तो उससे उसको ज्यादा नंबर मिलता है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैप बनाने का आदत रखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे बाबू, 1-2 बच्चे नहीं, हजारों बच्चे प्रमोट हो गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। हमको पता है, क्योंकि उनको जब भी बोलते थे ना, वो सुनते नहीं थे, और जो बच्चे सुने ना उनको बहुत अच्छा नंबर भी आया है। 80, 85, 90 तक आप नंबर ला सकते हैं, 90% तक। बट आपको ध्यान यही रखना होगा, जो टीचर बताता है उसको आपको करना होगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते, स्किप कीजिएगा फंस जाइएगा, ठीक है? इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखिएगा बाबू। उसके बाद आ जाइए अगले टॉपिक को समझिए। तो देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है? अब इसमें आपको समझाते हैं पहले। तो देखिए भारत का उत्तर वाला इलाका है, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ये वाला पोर्शन, जो कि अभी ब्लैक से हम आपको देखिए घेर के दिखाते हैं, ये वाला पूरा रेड वाला इलाका जो हम अभी कर रहे हैं, ये वाला जो इलाका है ना बाबू, यहाँ पे जो है ना बहुत सा पर्वत है, यानी हिमालय पर्वत यहीं पे फैला हुआ है, जो कि आप जानते होंगे हिमालय पर्वत उत्तर में भारत का है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा एकदम फैला हुआ है, ठीक है? मतलब हिमालय सोचिए बाबू, पूरा भारत का उत्तरी इलाका में, पूरा भारत का जो है ना हिमालय पर्वत ही फैला हुआ है, ठीक है? उत्तर वाला पोर्शन में, जम्मू कश्मीर से लेकर। तो ध्यान में रखना है कि ये हिमालय का पार्ट है। उसके बाद देखिए हिमालय के अलावे भी हमारे देश का जो ये बीच वाला इलाका है ना, जो ग्रीन वाला अभी कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है ना यहाँ पे भूमि है, यानी कि ये जो इलाका है, यहीं पे गंगा नदी बहती है, यमुना बहती है, तो ये सब जो नदी बहती है ना, इस इलाके में खेती बहुत होता है, यानी मैदान वाला इलाका है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा कौन कौन इलाका आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा बाबू, यहाँ पे बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद राजस्थान आता है, ये सब इलाका इसी में आता है, ये सब राज्य यहीं पे आते हैं, उत्तर प्रदेश आता है, ये सब राज्य यही मैदान वाला इलाका में आता है, यहाँ पे खेती होता है बहुत ज्यादा, ठीक है? उसके बाद देखिए और आपको बताते हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन जो है ना बाबू, ये है पठार, यानी कि ये देखिए पठार वाला इलाका है, यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है? यहाँ पे पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, इसको ध्यान में रखना है। यानी सबसे पहले ऊपर वाला याद रखना है आपको, क्या? तो यहाँ पे हिमालय आता है, जैसे हिमालय 4 भाग में बटा हुआ है, एक होता है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये हिमालय 4 भाग में बटा हुआ है, तो ये चारों भाग उत्तर में आता है सबसे ऊपर। उसके बाद हम आपको बताया अभी तुरंत, क्या बाबू? तो ये उत्तर का विशाल मैदान आता है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है, वो प्रायद्वीपीय पठार, जो अभी आपको बताए, जो कि आप देखिएगा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र वाला इलाका में प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। पठार का मतलब वो होता है ना, देखिए एक होता है पर्वत, पर्वत क्या होता है ना, ये पूरा ऊंचा होता है, ऊपर तक एकदम
देखिएगा खड़ा होता है, ठीक है। लेकिन पठार जो होता है ये टेबुल की तरह होता है, एकदम इस तरह होता है, ठीक है। यानी कि ये ऊपर से चपटा हुआ होगा, यानी बराबर होगा। तो यही है पठार वाला इलाका जो है ना, वो मध्य महाराष्ट्र वाला इलाका जो है वो पठार वाला है। उसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है बाबू जानते हैं, ये जो इलाका देख रहे हैं ये वाला पठार के बगल वाला, ये दोनों तरफ वाला इलाका है, इसको बोलते हैं पश्चिमी तट, यानी ये पश्चिम की तरफ है, और ये है पूर्वी तट, ये इधर वाला, ठीक है। तो यानी पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, ये है, यही है पूरा का पूरा भारत का इलाका। यानी कि भारत का विभाजन इसी तरह है, भौगोलिक स्थिति इसी तरह है। यानी कि भारत के उत्तर में क्या है, अब देखिए इसी को लिखे हैं, अब इसको पढ़ते हुए समझाते चलते हैं। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, जो कि अभी आपको समझा है कि हिमालय पर्वत भारत का उत्तरी इलाके में पूरा फैला हुआ है। उसके बाद देखिए हिमालय पर्वत के ठीक नीचे विशाल मैदान है, कौन, उत्तर का मैदान है, जो ये वाला इलाका है, ग्रीन वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये ग्रीन वाला जो है ना उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला इलाका आता है। उसके बाद ठीक आपको देखिए उसके बाद क्या है, विशाल उत्तर के मैदान के नीचे क्या है आपका, दक्षिण का पठार है, पठार वाला इलाका है, जो कि अभी तुरंत हम बताए थे कहाँ पे है बाबू। तो अभी देखिए इसको एक बार फिर से हटा देते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो ये देखिए ये वाला पूरा इलाका जो है क्या है, पठार है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि पठार वाला इलाका कहाँ पे है, तो ये पूरा इलाका यहाँ पे पठार का ही है, ये पूरा यहाँ पे पठार फैला हुआ है। और ये वाला कोस्टल एरिया जो है ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट का इलाका है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है आपको, वही चीज हम लिख दिए हैं, बस उसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। पूर्वी और तथा पश्चिमी घाट जो कि भारत के दक्षिण हिस्से में मौजूद है। भारत जो है ना वो तीन तरफ से जो है अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यानी कि भारत जो है ना बाबू वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये देखिए इधर जो है क्या है, ये है अरब सागर इधर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इधर भारत का अरब सागर है, कहाँ, पश्चिम इलाका में। यहाँ पे देखिएगा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी इधर। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ना वहां पे है कौन, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से जल पूरा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ध्यान में ये रखना है भारत में कई नदियां बहती है, जो कि आप जानते होंगे। जैसे उत्तर में देखिएगा सिंधु नदी, फिर देखिए मैदानी भाग में जो है ना वो गंगा और यमुना नदी बहती है। भारत के दक्षिण भाग में कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, ये सभी नदियां प्रवाहित होती है। जैसे कि अभी देखिए मैप में आपको समझा देते हैं, 1 मिनट में आप समझ पाइएगा इसको। देखिए 1 मिनट बाबू, ये देखिए ये जो इलाका है ना आपका, ये वाला पूरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे, ये देखिएगा सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी इसी तरह भारत में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए ये निकल जाती है पाकिस्तान होते हुए, ये कहाँ पे, अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है, जो कि चीन से निकलती है सिंधु नदी। उसी तरह आप देखिएगा यहाँ पे इस इलाके में अब एक गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो गंगा यहाँ पे बहती है, यहीं पे यमुना बहती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसी तरह आप देखिएगा दक्षिण भारत में महानदी बहती है। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा कौन, तो गोदावरी है, कृष्णा है, ये सब इधर दक्षिण भारत में बहती है। नर्मदा नदी यहाँ पे देखिएगा बहती है। उसी तरह आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में बहुत सी नदियां हैं, बट इतना आपको नदी ध्यान में रहना चाहिए कि भाई कौन कौन नदी, और ब्रह्मपुत्रा नदी देखिएगा इस तरह आके यहाँ पे मिल जाती है गंगा से, और ये इस तरह कहाँ पे, तो आप देखेंगे कहाँ पे जाती है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। तो ये सब नदियां भारत में बहती है, किस तरह आपको बता दिए। जैसे सिंधु नदी यहाँ से शुरू होगी और ये इधर आके गिरती है, ठीक है। ये नदी के बारे में खाली जान लीजिए, आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन नदी भारत से होकर बहती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी कि जब आप अपने एग्जाम में लिखिएगा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में ना, तो इतना अगर लिख दीजिएगा तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। यानी कि ये पूरी बातें जो अभी हम लिख के आपको दिखाए थे वो, और उसके अलावे आपको दोनों मैप बनाना है। कौन कौन मैप बनाना है तो वो भी आप ध्यान में रखिए, ये वाला मैप बनाना होगा और दूसरा मैप जो है आपका ये वाला, ये भी बनाना होगा। तो दोनों को साफ हम कर देते हैं, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बना सकते हैं इसको अपना नोट्स। अन्यथा आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, फ्री में आपको पीडीएफ वगैरह सारा चीज फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, ये दोनों मैप आपको बनाना है, ठीक है। तो इतना आप अगर करिएगा तो आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन दोनों तैयार हो गया। अब देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब यूनिट 1 का जो है ना 2-3 जो टॉपिक अब बचता है ना, ग्लोरी ऑफ इंडियन जो है लिटरेचर, उसको पढ़ाएंगे, जिसमें वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। थोड़ा डिटेल पढ़ाना होगा यहाँ पे, ठीक है, और समझा देंगे, और आपको जानते हैं ट्रिक के माध्यम से रटवा भी देंगे। इसीलिए अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। और पीछे का वीडियो जो सर्वे ऑफ द सोर्सेज जो नहीं देखे होंगे आप,
तो उसको भी देखिएगा। क्योंकि देखिए बच्चों, जो भी चीज़ हैंड रिटेन है ना, हम कोशिश करते हैं ना हाथ से लिखा हुआ चीज़ आपको पढ़ाएँ, ताकि आप जब उसको पढ़िएगा ना तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और उसके बाद उसको आप बना भी पाइएगा। और ऐसा मत पढ़िए जो कि आपको बना ही नहीं पाएँ आप, तो वैसा पढ़ के आप क्या कीजिएगा, ठीक है? इसलिए आप कोशिश करना है एकदम नए तरीके से ढंग से पढ़ के और अच्छा नंबर लाने का, ठीक है? और हम आपके साथ हैं और इसीलिए आपको भी जुड़ जाना है हमारे साथ। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।